ओके, सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कृतिका का लेसन सेकंड, कृतिका का लास्ट लेसन जो हम लोगों का लेफ्ट था उसको रीडिंग कर रहे थे हम लोग। साना साना हाथ जोड़े, यही लेसन था आपका। तो हम लोग इसी लेसन की रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर अभी ये लेसन पूरा नहीं रीड नहीं हुआ। तो जहां तक रीड हुआ है उसके जस्ट आगे से, नितिन जहां तक हुआ है उसके आगे से रीड करिए। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार मालूम और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। एक मिनट, तो जब लेखिका ने उन पहाड़ी औरतों को देखा, उनकी श्रम साधना और मातृत्व साधना को एक साथ देखा, श्रम और मातृत्व साधना जो कि बहुत कम दृष्टिगोचर होती है, बहुत कम दिखाई देती है, तो लेखिका को गुमला के जंगलों की याद आ गई क्योंकि वहां भी उसने क्या देखा था कि वहां की स्त्रियां अपने अपने बच्चों को पीठ पर बांध के क्या कार्य कर रही थी बेटा? आगे उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े पड़े कांटे। एक मिनट, तो लेखिका यहाँ कंपेयर करती है किनको? जो पहाड़ी क्षेत्र की स्त्रियां हैं, लगातार वर्क करते करते उनके हाथों में छाले भी पड़ गए हैं और ठेठे भी हो गई हैं। और जो गुमला के जंगलों में उसने देखी थी आदिवासी युवतियां, उनके पैरों में ठेठे पड़ी हुई थी, पैर सूजे हुए थे, ठीक है, गांठें पड़ गई थी उन पैरों में। तो दोनों को कंपेयर करती है, लेखिका क्या करती है? दोनों की तुलना करने लगती है। आगे बढ़ो। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी भलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और मचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप। एक मिनट, तो लेखिका ने जब देखा तो लेखिका ने अपने मन में सोचा कि वास्तव में आम जिंदगी, एक साधारण व्यक्ति का जीवन कितना दुष्कर है, कितना कठिन है उसको जीना, क्योंकि जीने के लिए कार्य करना पड़ता है और वो कार्य कठिन कार्य भी होता है। तो लेखिका का हृदय दुखी हो गया। उसी समय जितेन नार्गे लेखिका को देखते ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया और जब जितेन नार्गे ने लेखिका को दुखी देखा तो जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम ये हमारे देश की कौन सी जनता है? आम जनता, ठीक है, जो दैनिक कार्य करने हेतु इस तरह की क्रियाकलाप रोज करती है, आपने तो केवल आज देखा है। आगे जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीव की ओर। तो जितेन नार्गे जो था वो लेखिका को समझाने लगा, कहने लगा मैडम आप इन स्त्रियों की चर्चा छोड़िए, इनके बारे में सोचना बंद कीजिए, आप इन पर्वतीय क्षेत्रों की सुंदरता को निहारिए जिसके लिए इतने पैसे खर्च करके आप यहां पर आई हैं। तो लेखिका खुद एक स्त्री थी, वो इस चीज से कैसे छूट सकती थी? पहली चीज, ठीक है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री का कष्ट समझ सकती है। दूसरा, जितेन नार्गे कहने लगे, जितेन नार्गे ने लेखिका से कहा कि ये हमारे देश की आम जनता है जो बहुत कम लेकर बहुत अधिक लौटा देती है, यानी देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए जो जितने भी कार्य होते हैं उनमें ये सभी आम जनता कार्य करती है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करिए कभी इस चीज को, देखिए कि देश की आम जनता, जैसे कोई रोड बनना है, कोई पुल बनना है, तो इस सब में एक देश की आम जनता, एक गरीब वर्ग काम करता है। तो इन लोगों को मिलता कितना है? पारिश्रमिक कितना मिलता है? बहुत थोड़ा। उससे केवल ये अपना जीवन यापन ही कर पाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जब वो पुल बनके तैयार हो जाता है
या रोड या सड़क बनकर तैयार हो जाती, कोई भी विकास का कोई भी कार्य। इसीलिए जितेंद्र आगे ने कहा कि ये बहुत कम लेकर कितना अधिक लौटा देती है, यानी देश के विकास के लिए कितना कितना अधिक योगदान देती है, जबकि इनको पारिश्रमिक कैसा मिलता है, बहुत कम मिलता है। आगे बेटा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा बेशरम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वहां वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ने जा रहे थे। जितेंद्र बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पहाड़ पर देखा 7-8 वर्ष की बच्ची की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया, देखिए लेकर दो चीजें देखी, एक तो किसी बात को लेके वो पहाड़ी स्त्रियां जो श्रम साधना कर रही थी, वो किसी बात को लेके खिलखिलाकर हंस रही थी। थोड़ा और लेखिका आगे बढ़ी तो लेखिका ने देखा पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे अपने स्कूल से लौट रहे हैं, तो ये चीज लेखिका को बहुत अच्छी लगी। भाई बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे भी हमारी सरकार जो है वो छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप देखेंगे इसका उदाहरण छोटे छोटे गांव में भी एक प्राथमिक विद्यालय खुला हुआ है। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, तो ये समाज की जिम्मेदारी है, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ठीक है, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराएं। आगे जितेंद्र ने बताया, हर दिन 3 हेयर पिन क्या होगा? क्या बेटा? हेयर पिन मैं सुन नहीं पाया आपका वर्ड। हेयर पिन सर जी ऐसा में हेयर पिन बैंड लेंगे और तेजी से ऊपर पर चढ़ते चला जाएंगे। एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा ये सब, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 1 मिनट, तब तक आगे कंटिन्यू करो, मैं ये वर्ड आपका अभी बताता हूँ। जितेंद्र ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर की जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरे के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर, मैन एंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। दरअसल हम लोगों के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग मैदानी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो मैदानी क्षेत्र में गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है। ठीक है, हम लोग केवल इन्हीं जानवरों को जानते हैं। ठीक, लेकिन पहाड़ी इलाकों में याक होते हैं, याक। ठीक है, तो ये याक का दूध निकाला जाता है, जिसका जिक्र इसमें दिया गया है इस पाठ में, बराबर उसी का जिक्र आ रहा है। ठीक है, एक ऐड आता था पहले इनक्रेडिबल इंडिया में, आपने देखा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का एक विज्ञापन आता था पहले टीवी पर। उसमें एक टूरिस्ट याक पर बैठकर जाती थी और अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो याक होता है। एक टूरिस्ट जब रास्ता भूल जाती है तो एक पहाड़ी क्षेत्र की स्त्री उसको रास्ता बताती है। तो इस तरह का एक विज्ञापन आता था पहले। तो याक अगर आप चाहें तो अपना देख सकते हैं नेट वगैरह पर, नहीं देखा हो तो आगे बढ़ो।
दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती। अगर रंग पूछा जाए याक का तो वो भी आप कैसा बताएंगे? काला। पाठ के अनुसार तो काला ही है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, सूरज ढलने लगा था। उन याकों की जो प्राकृतिक बनावट है, उन्हें जो नेचर ने उनके शरीर की संरचना की है वो इस तरह से की है कि उनके शरीर पर काफी बाल होते हैं और बालों से वो बर्फ से, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पाई जाती है, ठंडक अधिक होती है तो उससे वो बचे रहते हैं। भाई हम लोग तो कपड़े पहन लेते हैं, अब बेचारे जानवर कहाँ जाए तो उनको उसी क्षेत्र के अनुरूप वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ लें, सभी साइंस के स्टूडेंट है यहाँ तक, कि उस मौसम के अनुरूप उनका म्यूटेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। समझ गए ना? अब तो अब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। भाई बायो सभी लोग टेकअप किए हैं, ठीक है। आगे सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गठरे थे। ऊपर आसमान फिर धुंधे और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां। भाई हम सब लोग ये जरूर जानते हैं कि सुबह सुबह चाय की चुस्की जरूर लेते हैं। कितने लोग चाय पीते हैं आप लोगों में? हाँ तो बहुत गुड। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है चाय पीते हैं कि नहीं? कितने लोग पीते हैं चाय? लिख के भेजो जरा, यस लिख के भेजो फास्ट जल्दी। भाई सब जानते हैं चाय सभी लोग ज्यादातर लोग पीते हैं चाय, ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है। अब बिग प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी समस्या चाय के संबंध में कि हम लोग को ये नहीं पता कि भाई हम लोग चाय बनाई और चाय पत्ती डाली और साथ सामान डाला, दूध डाला, चीनी डाली, चाय बन गई, पी ली आराम से। लेकिन ये चाय की पत्ती आती कहाँ से, किन क्षेत्रों से आती है? और इसका प्रोडक्शन हम लोगों के क्षेत्र में तो होता नहीं, मैदानी इलाकों में चाय नहीं होती, क्योंकि चाय के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और टेम्परेचर, जो लोग इसको पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें और जानकारी कर लें। हाँ, कि उसके लिए जो टेम्परेचर आवश्यक है, जैसा मौसम आवश्यक है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए ये असम साइड चाय के, असम दार्जिलिंग साइड चाय के बहुत बड़े बड़े बागान है पहाड़ी क्षेत्रों में। ज्यादा पानी न जमे, पानी बह जाता है, क्योंकि ज्यादा पानी अगर भर गया तो इनकी जड़ें समझ जाती हैं, ठीक। तो उसी के बारे में लेखिका बता रही है कि लेखिका को बहुत अधिक चाय के बागान मिले और चाय के बागानों में स्त्रियां क्या कर रही थी? चाय की पत्तियों को चुनती हैं। आपने ये तो ऐड वगैरह में टीवी में देखा होगा, पीछे उनकी टोकरी बंदी रहती है, उसमें क्या करती थी? पत्ती डालती रहती है, ठीक है। हालांकि टीवी वगैरह में मैंने देखा है, रियल में तो मैंने भी नहीं देखा। आगे नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने सिक्किमी परिधान। अच्छा, बोको क्या था? एक क्वेश्चन बनता है इसमें, बोको क्या था? तो बोको वहां का पारंपरिक परिधान था, ठीक है। सिक्किम का पारंपरिक परिधान, अगर बुक्स में देखो दिया होगा, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ो। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने, एक मिनट, ये दो शब्द आए हैं, एक तो नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और दूसरा श्रम से दमकता उनका चेहरा। तो जब व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है, तो एक तो वो डिसीज फ्री रहता है। डिसीज फ्री मतलब कोई बीमारी उसे नहीं होती। हालांकि कोरोना के संबंध में ये चीज नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी फिजिकल एक्टिविटीज जब होती हैं जिसमें आपका शारीरिक श्रम साथ में होता है, तो जितनी एनर्जी अमाउंट में हम एनर्जी लेते हैं उतने अमाउंट में स्पेंड भी अगर होती है तो हमारी शरीर कैसा बना रहता है? बैलेंस में रहता है, नो डिसीज फ्री रहता है अमूमन। और जितनी बीमारियों उनके संबंध में ये चीज है। अब अगर आप वर्क न करें तो ये तो साइंस का नियम है। साइंस में दो साइंटिस्ट थे, एक लेमार्क और एक डार्विन, सुना होगा आप लोगों ने। तो इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी। उनमें से एक ने थ्योरी दी थी कि जिन बॉडी पार्ट्स का हम लोग यूज नहीं करते वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। जैसे ह्यूमन टेल जैसे खत्म हो गई, पहले आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो इसलिए व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। आप लोगों के लिए क्या आवश्यक है? आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना। अगर आप अपने ब्रेन का प्रयोग नहीं करेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके ब्रेन काम करना बंद कर देगा। जब ज्यादातर चीजें कैसी हो रही है? इजी हो रही है। जैसे अब मोबाइल है, कैलकुलेटर है, तो लोग अब
दिमाग से कैलकुलेशन कम करते हैं, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। अब आप किसी एक व्यक्ति से पूछिए तो उसको मुश्किल से 2 या 3 लोगों के मोबाइल नंबर याद होंगे, वो भी कोई खास, जैसे पापा का हो गया, मदर का हो गया, ठीक। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि हम लोगों की मेमोरी पावर को क्या कर रही है, घटा रही है, कम कर रही है। क्यों? छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करने लगे। तो गैजेट्स हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ी में के लिए एक नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जब हम इनका ज्यादा प्रयोग करेंगे और अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, मस्तिष्क काम करना स्लो कर देगा अपना, धीरे धीरे करके फिर छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर नहीं पाएंगे। तो मेरी तो इस हर विद्यार्थी को यही सलाह है, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ना तो एग्जाम में ना वैसे, तो आप ज्यादातर कैलकुलेशन जो भी आपकी मैथमेटिक्स संबंधी और चीजों के संबंध में आती है, वो आप कैसे करें, अपने माइंड से ही करें, अपने मस्तिष्क से ही करें, ठीक है, ताकि उसका प्रयोग निरंतर लगातार होता रहे। आगे युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिक और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। एक मिनट, मंत्रमुग्ध मतलब बताया कोई भी बोले, कोई भी स्टूडेंट जिसको पता हो कि मंत्रमुग्ध का मतलब क्या होगा, हो जाना। तो लेखिका ने जब अनुपम सौंदर्य देखा, ठीक है, सुंदरता की परिसीमा को जब देखा, तो लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई, देखती रह गई केवल, ठीक है। तो ये स्थितियां कब होती हैं? क्यों? क्योंकि उस युवती ने, नव युवती ने, तरुण युवती ने लाल रंग का बोको पहना था, ठीक है, और चटक लाल था वो, और उसी समय सूर्योदय हो रहा था कि सूर्यास्त, अस्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, तो वो परिधान और भी अधिक सुंदर लग रहा था। तो लेखिका ने ऐसे अनुपम सौंदर्य को नहीं देखा। और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में तो आप लोग जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बनावट, शारीरिक बनावट हम लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, चेक किया कभी? उनकी नाक थोड़ी सी आपको, आंखें थोड़ी सी आपको दिखेंगी, अंदर छोटी, कल थोड़ा सा छोटा होगा, और कल छोटा होने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में होने की वजह से इनमें हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, हाँ ज्यादा बनता है पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को, इसीलिए आप देखेंगे तो वो ज्यादा गोरे नजर आएंगे आप लोगों को, आप लोगों की तुलना में। चेक कर लेना आप लोग, तिब्बतिया मार्केट लगता है हम लोगों के क्षेत्र में, तो वहां जाके आप देख सकते हैं बड़े आराम से। पहाड़ी क्षेत्र के लोग इस प्रकार के होते हैं, सभी तो नहीं, लेकिन सब पे ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन मोस्टली। आगे युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी सांस बस्ती लायुंग सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना, नीचे कल अब लेखिका यूथांग के लिए निकली थी, तो रुकी कहाँ थी? लायुंग में। तो वहां एक घर पर, एक घर का जिक्र है इसमें, तो वहां रुकी, सामने तिस्ता नदी थी, तो घर से बाहर निकली और सामने नदी, पत्थर पड़े हुए थे, तो उन पत्थरों पे जाके बैठ गई। भाई हम लोगों के यहाँ क्या होता है, ज्यादातर नदियों में, पहाड़ी क्षेत्र की नदियां जो होती हैं वो अचानक से आप देखेंगे कि पानी कम होता है, और जब बारिश का सीजन मौसम आता है तो एकदम से पानी तूफान आ जाता है, ठीक। हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते, तो कुछ नदियों में पत्थर हम लोग यहाँ हैं, कुछ में नहीं है, ठीक है, इस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। तो लेखिका वहां एक पत्थर पर बैठकर उस नदी के सौंदर्य को निहारने लगी, देखने लगी। आगे सामने बहुत ऊपर से बहता झरना, नीचे कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिर मध्य हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी आंखें अनायास पर भर गई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं
सुख शांति और सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से लेखिका ने जब इस सौंदर्य को देखा, कई सौंदर्य वहां एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, तो इसका वर्णन आपके पाठ में अभी अभी इन्होंने किया। तो कई चीजें एक साथ जब हो रही थी तो लेखिका को क्या लगा? लेखिका को ऐसा लगा जैसे साक्षात उसे ज्ञान की अनुभूति हो रही है, यानी जो जितना भी संपूर्ण ज्ञान प्रकृति में है उसका सोता लेखिका के हृदय में जाग, ऐसा लगा जैसे उत्पन्न हो रहा। आप देखेंगे कि जब आप बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, साइंटिफिकली आप बहुत खुश होते हैं, तो आपकी वर्किंग स्पीड बढ़ जाती है। फिर चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसकी स्पीड आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी जब आप खुश होंगे। और जब आप किसी दबाव में या प्रेशराइज होके या कोई वर्क कर रहे हो और आपका मन ना हो उस वर्क को करने का, तो फिर वही वर्क टाइम टेकिंग होता है, ज्यादा समय लेता है होने में। आप कभी ऑब्जर्व करेंगे। तो लेखिका ने जब इस संपूर्ण सौंदर्य को देखा तो उसे लगा कि उसे ज्ञान की अनुभूति होने लगी, वो नेचर को अच्छे से समझने लगी, प्रकृति के बारे में जानने लगी। कंटिन्यू। प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले एक मिनट, अब लेखिका ने यहाँ एक पंक्ति और कही है कि प्रकृति की लय और ताल पंक्ति, प्रकृति की लय और ताल के साथ खिलवाड़ किसने किया? हम मनुष्यों ने। किसके लिए? अपने निजी स्वार्थ के। ठीक है, क्योंकि प्रकृति की हर चीज निर्धारित है, कहां से क्या होगा सब ऑटोमेटिकली। प्रकृति क्या होती है? अपने आप एडजस्ट करती है हर चीज को संतुलन बना के रखती है। उस संतुलन में विघ्न डालने का कार्य हम मनुष्यों ने किया है। किसने किया है? हम मनुष्यों ने, अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति है। तो लेखिका इस बात को सोचती है ये अक्षम्य अपराध किया है, ऐसा अपराध किया जिसकी कोई क्षमा नहीं है। और सर जी, हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। अब हिमालय मेरे लिए कविता नहीं, अभी तक लेखिका के लिए हिमालय एक कविता का साधन था, अब दर्शन बन गया है। दर्शन मैंने आपको कई बार बताया है क्लासों में। एक तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, दर्शन मान मीन्स देखना, और दूसरा दर्शन होता है फिलॉसफी। ठीक है, इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन माने उसके बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासा और अपने विचार देना, ये वो वाला दर्शन। ठीक है, जिन पर तर्क नहीं किए जा सकते। आगे। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में पौधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं भय जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितिन ने लकड़ी के बने खिलौने से। तो लेखिका जब वहां थी तो हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, हिंदू दर्शन के अनुसार क्या होता है? दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो हम लोगों के स्नान का बड़ा महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा स्नान के लिए ज्यादातर, जैसे अब मकर संक्रांति आने वाली है तो उसमें स्नान का महत्व अधिक है। सोमवती अमावस्या पड़ती है तो उसमें स्नान का महत्व अधिक होता है। जब कुंभ लगता है तो स्नान को लेकर आपने देखा होगा कि जो वहां टेंट लगते हैं साधुओं के, ठीक है, तो उनका भी एक क्रम बनाया जाता है कि कौन पहले नंबर पर स्नान करेगा। इसी तरह जल को हाथों में भरकर संकल्प लिया जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार। तो लेखिका रात हो रही थी और उसमें लेखिका ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय कंबल ओढ़ रहा हो। कंबल ओढ़ने का मतलब रात घिरने वाली थी। तो लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की समस्त विष, तामसिकताएं, यानी जो दुर्भावनाएं मन में होती हैं हम लोगों की, ईर्ष्या, जलन, ठीक, और सारे बुरी चीजें, वो सब धीरे धीरे करके लेखिका के मन से दूर हो रही थी, हट रही थी। ठीक है, आगे कंटिन्यू। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से
उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदमी रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अबाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायों की सुबह बेहद शांत और सुरमय। तो यहाँ हमने देखा कि लेखिका के साथ उसकी एक सहेली भी थी। तो बाकी जो पिकनिक जब घूमने के मकसद से कोई जाता है तो वहाँ जो भी हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था पाठ के प्रारंभ में कि एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो यात्रा के अनुभवों को आपके साथ साझा किया गया है इस पाठ के माध्यम से। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यात्रा वृत्तांत था। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा लेखिका ने जो भी किया वो चीजें हो रही थी। आगे बढ़े। लायों की सुबह बेहद शांत और सुरमय, सिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही। तो बेटा अब आज फिर से बेल बज गई और अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।